तो दोस्तों वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हम सब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते रहते हैं। अलग अलग यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की खबरें आती हैं जिसे आप सब बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन रियल में जो स्कॉलर्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के आईआर के, उनसे मिलना जुलना आपका कम होता है। तो मैं आपको एक ऐसे स्कॉलर से मिलाने जा रहा हूँ जो रशियन स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे हैं और जिनकी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। तो उनसे हम न सिर्फ रसिया के बारे में जानेंगे, उनके पीएचडी काम के बारे में जानेंगे, बल्कि उनकी लाइफ जर्नी जानेंगे और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब आप जेएनयू से आईआर में पीएचडी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अभी बैठे हैं सुजल के रूम में। सुजल के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं। तो सुजल, कैसे शुरू करें? आप अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आपने पीएचडी की शुरुआत करी यहाँ पे। अपनी जो भी जर्नी है नवोदय से लेके अभी तक, वो जर्नी कैसे रही? सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आपने अपना समय निकाला और मुझसे बात करने के लिए मैंने समय नहीं निकाला, मैं सुजल से वेट कर रहा था कि सुजल के पास जब वक्त होगा, क्योंकि सुजल बहुत ज्यादा काम में रहते हैं। नहीं तो 12वीं मतलब मैंने बायोलॉजी से मतलब किया था। तो मेरा सब्जेक्ट जो था पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो वो रहता है कि हर एक स्टूडेंट जो बायो पढ़ रहा है तो डॉक्टर बने। डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल का तैयारी करेंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी ना होने के कारण, मतलब अच्छी इन द सेंस कि फाइनेंशियल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुख लेना पड़ा। और सबसे पहले मेरा एडमिशन बीएचयू में हुआ था और मैंने बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सारे एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिए थे। तो मैंने बीएचयू को पहले चूज करा जब तक जेएनयू का एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आया था। बीएचयू में एडमिशन भी ले लिया। इंग्लिश ऑनर्स में मेरा मतलब बीए इंग्लिश ऑनर्स में प्रोग्राम में सेलेक्ट हुआ था। तो 3 दिन मैं लंका में रहा। लंका बीएचयू के जस्ट बाहर की जगह है, आप तो जानते होंगे। तो 3 दिन मैं लंका में रहा। मतलब सारे कैलकुलेशंस कर चुका था कि महीने का कितना खर्च बनेगा, और वो चीज़ मैं घर पे बता चुका था कि इतना रहेगा। फिर पता नहीं लकीली कुछ ऐसा हुआ जो एकदम मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मैंने मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हो गया और जेएनयू में मेरे एक परिचित रहते थे। मेरे कज़न ही हैं वो। तो वो रहते थे, मेरे बुआ के बेटे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बीएचयू छोड़ो, जेएनयू आ जाओ, जेएनयू बहुत अच्छा है। और जब मैं जेएनयू कैंपस आया तो वाकई में लगा। वाकई कि मतलब बहुत अच्छा कैंपस है। अब बहुत बार क्या होता है, बीएचयू वाले बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आप हमेशा जेएनयू की तारीफ करते रहते हैं। बीएचयू भी बहुत अच्छी जगह है। मेरा छोटा भाई बीएचयू से पढ़ा है, तो बीएचयू को कुछ भी बोलने के लिए हम लोग जेएनयू की बातें करते हैं। तो ये नहीं कि किसी को कम दिखा रहे हैं। जब आप चूज करते हैं, मैंने बहुत एक सवाल पहले ही पूछा है कि बहुत कम लोग होंगे जिनको अगर दोनों मिल रहा होगा तो उसमें से बीएचयू चूज करेंगे, ज्यादा लोग जेएनयू चूज करेंगे। और उसके दिल्ली में होने के भी रीजंस हैं। तो यहाँ आपने लैंग्वेज में एडमिशन लिया, रशियन लैंग्वेज में। हाँ, मतलब वो एडमिशन छोड़ने के बाद मैंने बीए ऑनर्स रशियन लैंग्वेज चूज़ किया। तो रशियन में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने बीए करने के दौरान मतलब थोड़ा तैयारी भी कर रहा था मैं, सर्विसेज की, गवर्नमेंट सर्विसेज की। एक दो बार ऐसा हुआ कि हुआ भी, लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो गया मैं। तो उसके बाद मैंने एकेडमिक्स सोचा कि अपना एकेडमिक्स की तरफ रुख अपनाते हैं। तो मैंने पीएचडी में फिर एडमिशन लिया मास्टर्स होने के जेएनयू में बाद। जब लोग बच्चे रहते हैं तो उनका मन करता है कि इसको एक्सटेंड करते हैं कि अगर हाँ, क्यों ना हम, मतलब ये सबसे बेस्ट पार्ट एक हाँ, कि क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। मतलब एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज तो है ही, और आप जान सकते हैं कि मतलब देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में से एक है जेएनयू। और जो कोर्सेज आपने लिए थे फॉरेन लैंग्वेज वाले, जितने कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं यहाँ के, उसके वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जी। और उसके बाद फिर आपने मास्टर्स भी रशियन में ही करा। रशियन लैंग्वेज में ही किया। 2021 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ और 2021 में ही मैंने पीएचडी एंट्रेंस लिखा था। और तब तक जेएनयू का जो एंट्रेंस था वो ऑब्जेक्टिव हो गया था। तो चूंकि मैं रशिया पहले से पढ़ रहा था, रशियन कल्चर पढ़ रहा था, रशियन पॉलिटिक्स पढ़ रहा था, क्योंकि हम लैंग्वेज जब सीखते हैं तो केवल लैंग्वेज नहीं सीखते, लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर और लिटरेचर भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल रहा कि जब मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लिख रहा था तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। मतलब अराउंड 80% के आसपास मैंने स्कोर करा ऑब्जेक्टिव। मतलब 100 में से 80, और पीएचडी एंट्रेंस में 60 भी बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। जो लोग हाँ। सबका एंट्रेंस देते हैं उनको पता होना चाहिए। तो बाकी इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि बहुत चांसेस हो जाएंगे मेरे होने के, क्योंकि इंटरव्यू में भी जब मैं गया तो अपना जो प्रपोजल लेके गया, रिसर्च प्रपोजल जिसे बोलते हैं, 2021 की बात है, दिसंबर में, नवंबर मान लीजिए अक्टूबर में ख़त्म हुआ था मास्टर्स, और दिसंबर में पीएचडी वाइवा के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। मतलब उसमें मैंने जो रिसर्च प्रपोजल रखा वो अपने सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड ही रखा। मतलब यहाँ वहाँ मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उसमें बहुत डायनेमिक है, मतलब बहुत बड़ा स्फेयर है वो। तो उसमें अब कोई नई चीज ले जाने की बजाय मैंने लिटरेचर को ही चुना ताकि कि मैं, आप हाँ, मतलब इसको डिफेंड कर पाऊँ। अब इस ये बहुत, जब भी अगर मैं इंटरव्यू कर रहा होता सुजल का, तो मेरे लिए तो सामने वाला एक डायमंड है। मतलब
हम आईआर में मान लीजिए कि मैं पीएचडी कराना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्ट में बैठा हूँ, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो अच्छा स्कॉलर बन सके। जी, एक इंसान है जिसने अपनी लाइफ के 5 साल दिए हुए हैं रशियन कल्चर और लैंग्वेज समझने के लिए। लैंग्वेज को तो ये तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है। जो आईआर में केवल आईआर का स्टडी करते हैं, फिर उनको लैंग्वेज तो सीखना ही पड़ेगा, ना तो उनके लिए तो बहुत अच्छा था। फिर कल्चर में और इन चीज़ों में आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग भी थी। जी। तो किस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं और पीएचडी लाइफ के क्या फायदे हैं, मतलब जेएनयू से खासतौर पे पीएचडी कर रहे हैं मुझे। मैं अभी मेरा रिसर्च टॉपिक जो है वो रशियन कल्चरल डिप्लोमेसी पे है। रशियन कल्चरल डिप्लोमेसी इन पोस्ट सोवियत स्टेट्स। तो जो भी रशिया का यूएसएसआर वाला पार्ट रहा है, उन देशों में रशिया अपनी कल्चरल पॉलिसीज़ को कैसे एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, किन-किन नए इनिशिएटिव्स को ले रहा है। जैसे आप एक टर्म सुनते होंगे, लिटरेरी डिप्लोमेसी, मतलब लिटरेचर को एज़ अ डिप्लोमेसी का टूल बनाकर यूज़ करना। तो रशिया जो है इस चीज़ में माहिर है सोवियत यूनियन के टाइम से। आप देखेंगे कि आज भी अगर रूस मतलब इस देश में किसी से पूछेंगे कि आपका अच्छा दोस्त क्या है, तो वो रूस ज़रूर एक बार बोलेगा कि रूस हमारा अच्छा दोस्त है। वो इसलिए क्योंकि बचपन से मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो सोवियत यूनियन का इतना इम्पैक्ट रहा है भारत देश में कि उन्होंने अपनी कल्चरल पॉलिसीज़ को यूज़ करके यहाँ लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया। लिटरेचर की किताबें मुफ़्त में मतलब इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में भेजी। उनकी कुछ कहानियां भी शायद एनसीईआरटी और बाकी जगह छापी। कहानियाँ भी हैं। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो जब भारत-पाक का जो युद्ध है 71 का युद्ध है, तो उसमें एक ज़िक्र आता है कि जब यूएस ने अपना अपनी सबमरीन्स जो है अटैक करने के लिए भेज दी थी, तब सोवियत यूनियन की जो सबमरीन्स थी वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपके वेस्ट कोस्ट में तैयार थी। तो ये एक कहीं न कहीं एक सिग्निफिकेंट पॉइंट आता है इस देख के मुझे युवल नोआ हैरारी वाली बात याद आती है कि जो स्टोरीज होती हैं कितनी स्ट्रांग कर देती हैं किसी चीज़ को, कि ये हमने कहानियों के थ्रू और जो भी किताबें हैं उसके माध्यम से पढ़ा, और वो कितना इंपॉर्टेंट है कि आज रसिया जो है ट्रेड पार्टनरशिप में सबसे ऊपर नहीं है। रसिया का इंपॉर्टेंस भी थोड़ा सा डिक्लाइन किया, उसके बावजूद भी ये बात कि रसिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये हम एक अभी भी यकीन करते हैं। जो वो सेंटिमेंट्स बने हैं ना, तो जो अ, डिप्लोमेसी में भी एक चीज़ बोली जाती है, अगर हम टॉपिक से भटक नहीं रहे हो, कोई नहीं, आराम से सारे तो डिप्लोमेसी में भी एक चीज़ बोली जाती है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो सस्टेन करता है बहुत मतलब ये आपके हेनरी किसिंजर जो है हाँ हाँ। हमें डिप्लोमेट रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है अपनी एक किताब में। उन्होंने ये बोला कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो आपका कल्चरल एस्पेक्ट है जीवन का, वो आपको बांधे रखता है। तो कि कोई भी देश जो है आज तो सब सॉफ्ट पावर और पब्लिक डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक समय से भी आप हिस्टोरिकल टाइम्स में भी जाएँगे तो हमेशा जब नई चीज़ होती थी वो अट्रैक्ट करती थी। कोई नया स्वाद ही आ जाए, कोई खाने का व्यंजन हो, तो वो अट्रैक्ट करता था। तो इसी तरीके से जो है कल्चरल चीज़ों में बढ़ी है। मतलब कल्चरल चीज़ों में रसिया का क्या आपको अभी अगर आप देखते हैं, जो हम लोग को लगता है कि ये तो बहुत कॉमन है इंडिया में, जो आपको लगता है इसका रसियन ओरिजिन है, खाने को लेके और कल्चर में 2 चीज़ें कोई आपको। खाने में अगर आप देखेंगे तो जो स्टीम फूड है, हम लोग आज भी दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में मतलब मैं तो मोमोज़ यहीं आके खाया था दिल्ली में। तो एक उनका एक डिश है, पिलमिनी बोलते हैं उसे। उसका ओरिजिन जो है इट डेट्स बैक टू 8th सेंचुरी। हुँ, 8वीं शताब्दी में उसका ओरिजिन जाता है वो पिलमिनी। वो लोग क्या करते थे कि क्योंकि ठंडा इलाका हुँ, है, तो अब जो भी व्हीट हुआ, हुँ, मतलब जो भी व्हीट फ्लोर हुआ या फिर हुँ, मैदा हो गया, उसमें क्या कहते हैं क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन हुँ, है, ज़्यादा नॉन-वेज खाते हैं, तो उसमें मीट या फिर क्या कहते हैं चिकन हुँ, को स्टीम करके वो लोग खाते थे। हुँ, तो ये स्टीम फूड का ओरिजिन वहाँ से आता है। अब अगर चाइना मतलब हमारे यहाँ तो ये चाइना के हुँ, थ्रू आया है, हुँ, ठीक है? लेकिन अगर आप मानेंगे सिग्निफिकेंट जो बात बोलूँगा तो वो है कि मतलब रसियन रसियन ओरिजिन। रशियन ओरिजिन है उसका। तो जैसे आप अभी पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी करने के बाद जब भी आप आईआर में पीएचडी करते हैं, क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और किस-किस तरह के काम आपने खुद भी करे हुए हैं? जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन करा था आपको कि पीएचडी में मतलब जो मेरा एंट्रेंस हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है रशियन लैंग्वेज और रशियन कल्चर ने प्ले किया, क्योंकि मैं उसका पार्ट रहा हूँ, पढ़ रहा था। तो आप अगर पीएचडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसके साथ काम कर सकते हैं। आप थिंक टैंक्स में काम कर सकते हैं एज़ अ रिसर्च एसोसिएट, एज़ अ रिसर्च स्कॉलर। ये हो गया थिंक टैंक्स हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे।
कि आप उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ एज अ इंडिपेंडेंट रिसर्चर काम कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक मैं भी एक थिंक टैंक के साथ, आई डोंट वांट टू मेंशन इट, बट उनके साथ मैं एज अ इंडिपेंडेंट रिसर्चर काम कर रहा था। मतलब दे वर गिविंग मी सम टास्क एंड आई जस्ट गिव देम राइट अप। तो ये फ्रीलांस जैसा। फ्रीलांसिंग ही था। तो फ्रीलांस की तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो अगेन मतलब सबसे बड़ा जो मतलब इसमें वो है कि आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप पढ़ाने में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसरशिप की तरफ जा सकते हैं। और सुजल ये इंटरप्रेटर भी काम करते हैं, जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं उनमें इंटरप्रिटेशन वाले काम होते हैं। जी, मतलब रशियन लैंग्वेज को एक स्किल है, तो मैंने उस स्किल को मतलब अगर 5 साल मैं पढ़ा हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जस्टिफ़ाई कर पाऊँ उस चीज़ को। तो मैं हमेशा ब्रश अप करते रहता हूँ, मतलब हर दिन मैं रशियन न्यूज़ पढ़ता हूँ, रशियन में। ताकि हर दिन मैं अगर मान लीजिए 5 शब्द भी नए सीखता हूँ ना, बहुत बड़ा वो लेके नहीं चलता हूँ कि मैं 10 करूँगा। मैं 5 शब्द भी नए सीखता हूँ, तो वो मेरी कहीं न कहीं डिक्शनरी में ऐड होते जाते और हैं। डेली के हिसाब से 5 वर्ड्स बहुत होते हैं, वो भी किसी और लैंग्वेज के। जी। इंग्लिश के भी 5 वर्ड्स हम डेली नहीं सीख रहे हैं। आपको अगर मैं पूछूँगा कि आपने 1 महीने में क्या नए 5 वर्ड सीखे हैं, आप में से ज़्यादातर के जवाब ना हों। हाँ, उसे कहाँ मतलब अगर ये याद हो गए तो नहीं सीखते हम लोग। हाँ, लेकिन ये अब फिर से अगेन मतलब नवोदय मेरे लाइफ में ना एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में हैं, ये मैंने सिर्फ नवोदय में सीखी हैं। कि नवोदय में हमारे टीचर्स हमको बोलते थे कि मतलब यू हैव टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली, और वो सुनते थे। तो रट्टा वो मारना। रट्टा भले ही हम रट्टा मार के शुरू किया, लेकिन आज उसका बेनिफिट दिखता है। आदत में आदत में कन्वर्ट हो गया है वो। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ-साथ रशियन न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर मैं रशिया में रिसर्च कर रहा हूँ, रशिया टॉपिक पे रशिया पे, तो ऑथेंटिक न्यूज़ जो है, प्राइमरी सोर्सेज़ जो है, वो रशियन के ही होंगे, क्योंकि बाकी सब तो ट्रांसलेटेड अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, वो सब ट्रांसलेटेड है। मतलब उस ट्रांसलेशन के फ़ेज़ में एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि कहीं न कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है ना? कि कई चीज़ें जो है उनका बहुत सारा अलग हो जाता जब है। सामने वाले को रसियन आती है, हाँ। तो जो चीज़ उसे खुद आती है वो तो दूसरे का क्यों पढ़ेगा? वो क्यों ना ओरिजिनल पढ़े? बिल्कुल, तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि अगर मैं रशिया के बारे में न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैं रशिया पॉइंट ऑफ व्यू भी पढूँ। तो जैसे आईआर में और भी लोग पीएचडी करते हैं अलग-अलग में। तो रसिया में पीएचडी, रसियन स्टडीज़ में या सेंट्रल एशिया का जो भी हुँ, काम है, हुँ। उसमें करने के क्या फ़ायदे हैं? आपको विज़िट करने के भी चांसेस मिलते हैं। तो आप अगर विज़िट करे हैं तो उसकी कहानियाँ बताइए, आपके कोई दोस्त रहे उन्होंने विज़िट करा हो तो कुछ ख़ास बात हो तो उसका मत। देखिए, इंटरनेशनल नेशंस में जब भी आप पीएचडी करते हैं, तो पहला तो ये है कि मतलब आप उस एरिया के एक्सपर्ट होंगे आने वाले समय में। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, तो आपको कहीं न कहीं उस कंट्री को विज़िट भी करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जेएनयू ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई है फील्ड विज़िट का, हुँ। कि उसमें आपको वो अराउंड 80% जो आपका फेयर, चल। ट्रैवल है और खर्चा सारा कुछ, वो बियर करते हैं फील्ड विजिट के नाम पे। 20% आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी आप मतलब जुगाड़ कर सकते हैं। मतलब आप अपने पीएचडी के दौरान आपको फील्ड विजिट करना बहुत मतलब नेसेसरी है, एक भेजना ही necessary part है। ज़्यादातर। आपको जाना ही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर पीएचडी करते हैं तो आपको कंट्री विजिट करने का जो है चांस मिल जाता है। और सिर्फ आप टूरिस्ट के तौर पे नहीं जाते हैं, मतलब आप रिसर्चर जाते हैं। और अच्छा। इंडिया में रिसर्चर की रिस्पेक्ट हो ना हो, बाहर बहुत रिस्पेक्ट है। जो भी रिसर्चर्स यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ पे रिस्पेक्ट होती है कि अब कल्चर, क्योंकि उनको लगता है कि यही लोग जाके आगे लिखेंगे हमारे बारे में, हमारे बारे। अगर हम इनको अभी अच्छा ट्रीट करेंगे, तो 10 साल बाद भी इनके अंदर लॉयल्टी हो। ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ। मतलब और कोई कहानी, जैसे आपने शायद अभी विजिट नहीं करा है, टूर नहीं करा है, आपके दोस्तों की कोई इंटरेस्टिंग कहानी हो कि वहाँ पे लोग कैसे ट्रीट करते हैं आपको या क्या फ़ायदा होता है? मेरे एक नोन है, मतलब वो जब फील्ड विजिट करने गए थे 2016 में, तो उनका इंसिडेंट बताता हूँ कि रशिया विजिट कर रहे थे। मॉस्को में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ने उन्हें हॉस्टल्स दिए थे हुँ। बकायदे। मतलब उस हॉस्टल का पैसा वो इंडियन गवर्नमेंट से नहीं ले रहे थे। मान लीजिए जेएनयू भी जो फंड देता है वो लिमिटेड फंड होता है। उसके अलावा भी आपके बहुत खर्चे होते हैं। लेकिन मतलब इतना है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है कि आप फील्ड विजिट कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स हैं उस कंट्री के, वो आपको हेल्प कर, तो उनको स्टे दिया। फिर खाने का मतलब ये था कि उनको मैनेज करना था हुँ, हर चीज़ें। हुँ। तो ये बताते थे कि अब रशिया है तो वहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत कम मिलती हैं, ठंडियों में बहुत कम वेजिटेबल्स रहती हैं। रहती भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो फॉर अ इंडियन स्टूडेंट मतलब जो यहाँ पे रह रहा था जेएनयू में, जो 4000 के मेस बिल में खाना खा रहा था, उसके लिए डिफ़िकल्ट है। तो वो लोग मैगी बनाते थे। वो लोग मैगी ले गए थे यहाँ से,
वो लोग एक टाइम जो है मैगी खाते थे और बाकी डिनर अच्छे से कर लेते थे। तो मतलब स्ट्रगल तो था ही, लेकिन 2 महीने में उन्होंने जितने भी उनका रिसर्च का पार्ट था, जितने क्वेश्चन आयर्स और इंटरव्यू करने के लिए हो गए थे, सारा कंप्लीट करके आए। जब यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करी तो वो बहुत मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ था, बहुत बहुत अच्छा। तो ये जर्नी जो है ये इंटरेस्टिंग है, और ये अपॉर्चुनिटीज आपको तभी मिलती हैं जब आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, इस तरह के कोर्सेज में पढ़ते हैं। तो ये तो बातें थी सुजल के साथ उनकी जो जर्नी है उसके बारे में, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में। किसी और वीडियो में जॉब अपॉर्चुनिटीज को स्पेसिफिक पकड़ेंगे हम कि कौन कौन से थिंक टैंक हैं आईआर में क्या है। वो एकदम एक्सटेंसिव लिस्ट भी हम बता सकते हाँ, हैं, मतलब पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है कि और कौन कौन से थिंक टैंक्स या फिर ये प्राइवेट गवर्नमेंट। सुजल के साथ ही करेंगे। सुजल को एक काम मिलेगा कि वो तैयार करेंगे कितने ग्रुप्स हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगता है। लेकिन आईआर और जितने भी यहाँ पे पीएचडी के कोर्सेज हैं काफ़ी अच्छे कोर्स हैं। बाहर से कंपैरिजन तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी हैं, लेकिन यहाँ के स्कॉलर्स अगर उनकी कॉन्फ्रेंस में भी चले जाते हैं तो वो लोग बड़ा इवेंट मानते हैं अलग इम्पैक्ट ना, रहता है, अलग इम्पैक्ट रहता है। तो जेएनयू बहुत अलग यूनिवर्सिटी है। हम लोग जेएनयू के हॉस्टल में बैठे हैं, सुजल का ये रूम है। तो ये तो बातें थी सुजल की जर्नी के बारे में। वो पीएचडी कर रहे हैं रसियन और सेंट्रल एशिया में, और उनकी जर्नी के साथ आप भी रिलेट कर सकते हैं कि आप बीए से शुरू करके फिर कहाँ जाएंगे। और हम सबकी लाइफ काफ़ी केओटिक होती है, नेचर अपने अपने सिग्नल देता रहता है। जब हम लोग शुरू में आते हैं, जैसे मैं हिंदू में था तो फर्स्ट ईयर में जब बीए में था, तो बीए में मेरे 90% जो बैचमेट्स थे वो यूपीएससी करना चाह रहे थे। थर्ड ईयर आते आते उसमें से 50% बचते हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं। आज के टाइम पे अगर काउंट करूं तो उसमें से केवल 10% है जो शायद रियल में यूपीएससी करना चाहते थे, कुछ क्रैक भी करनी है। तो आप अपने जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, 10 साल पहले मेरी कपड़ों की चॉइसेस अलग थी। तो मेरा बहुत ये कहना होता है कि जब आप कपड़े, आपकी चॉइसेस बदल सकते हैं, खाने का टेस्ट बदल सकता है, लोगों का टेस्ट बदल सकता है, तो आपने 10 साल पहले जो सपना देखा था वो सपना क्यों नहीं बदल सकता। एस्पिरेंट्स करके एक सीरीज थी, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। उसमें एक चीज बोलते हैं कि प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी घटित होती हैं कि आप, हो सकता है कि आप प्लान ए परस्यू ना कर पाए। सो दैट इज व्हाई प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव अ प्लान बी। तो ये तो बात है। प्लान बी के बारे में एक और चीज़ बोलूंगा कि बहुत चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, कुछ चीज़ें नेचर को भी डिसाइड करने देना चाहिए। तो अगर आपके पास प्लान बी है, प्लान सी है, तो कहीं ना कहीं नेचर उसमें इंटरवीन करके कुछ। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन नेचर। ये बातें थी सुजल के साथ। ऐसी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, आप बने रहिए, देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो में इतना ही। जय